में भाई कि अगर पॉइंट मास होता था या पॉइंट चार्ज होता था, तो पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग डायरेक्ट अगर कोई चार्ज प्लस क्यू था, ठीक ना, और इस प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट पी हुआ करता था, ठीक ना, आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट पी हुआ करता था, तो इस पी पॉइंट पर जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ई इक्वल टू, वो डायरेक्ट लिखते थे कूलॉम्स लॉ से कितना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इतना बात पहले से जानते थे। और अगर ये चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होता था तो क्या करते थे, उसको छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ते थे, छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ करके फिर इंटीग्रेशन की कहानी लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। इतना ही कॉन्सेप्ट था, है ना। अब देखो कि इसमें एक चीज और पढ़े थे, क्या कंक्लूजन, कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती थी, चार्ज से दूर जा रही होती थी, है ना। और अगर ये चार्ज नेगेटिव चार्ज होती थी माइनस क्यू, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी वो टुवर्ड्स द चार्ज होती थी, ये चार्ज के तरफ होती थी, है ना। क्यों? कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते थे वो कॉन्सेप्ट था किस चीज का, पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट। क्या बोला था कि कहीं भी अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस पोजीशन पर क्या करो, टेस्ट चार्ज को रखो। टेस्ट चार्ज क्या है भाई, तो वेरी स्मॉल पॉसिबल पॉजिटिव चार्ज, कि छोटा से छोटा वह संभव पॉजिटिव चार्ज जो बहुत छोटा हो और कैसा हो, साइन में पॉजिटिव, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव। तो भाई अगर ये प्लस रहता था और यहाँ पे हम प्लस क्यू नॉट रखते, तो इस पे जो फोर्स लगता वो किधर की तरफ, बाहर की तरफ। अगर ये नेगेटिव साइन है और यहाँ पर हम प्लस क्यू नॉट रखते टेस्ट चार्ज, तो इस पे फोर्स क्या लगता है, ट्रैक्शन का अंदर की तरफ। और यही डिसाइड करता था क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अभी आप ये देख रहे थे कि जैसे जैसे इसमें आर का वैल्यू बढ़ रहा था तो ई का वैल्यू क्या हो रहा था, घटेगा। जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा ई का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। और जैसे जैसे आर का वैल्यू आपका घटेगा वैसे वैसे ई का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब भाई साहब अगर आप सराउंडिंग में देखिएगा, सराउंडिंग में देखिएगा, तो कहीं भी दो अलग अलग चीज पर अगर ये प्लस क्यू है तो इस लाइन पर हर एक जगह एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर ये सारा एक जैसा डिस्टेंस है तो। लेकिन जैसे यहां से हम दूरी को बढ़ाएंगे तो इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बदल जाएगा। और दूर जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बदल जाएगा। हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलग अलग जैसा मिलेगा। तो जब विद्युत क्षेत्र हर एक जगह पर आपको अलग अलग जैसा मिले तो उसको बोलते हैं असमान विद्युतीय क्षेत्र। कहीं पर एक जैसा विद्युत क्षेत्र नहीं है, आर का मान बदलता जाएगा और ई का मान भी क्या होगा, बदलता जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये लिखवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, असमान। अब क्या, कि एक कॉन्सेप्ट है क्या, एक समान विद्युतीय क्षेत्र की। एक समान विद्युतीय क्षेत्र का क्या कॉन्सेप्ट है, तो कहता है क्या, कि अगर स्पेस में हर एक जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी हो, अगर स्पेस में क्या हो, हर एक जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, एक समान विद्युतीय क्षेत्र। अब देखो कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है क्या। तो कंडीशन है क्या, कि दो चार्ज प्लेट लेगा, एक ये प्लेट लिया और इस पे क्या किया, पॉजिटिव चार्ज रख दिया, इस पे क्या किया, पॉजिटिव चार्ज रख दिया। और इसके बहुत क्लोज में एक दूसरा प्लेट रखा जिस पर इसने क्या किया, नेगेटिव चार्ज रख दिया। अब तुम ये बात जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो अवे होता है और नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स होता है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा, पॉजिटिव से दूर जाएगा और निगेटिव के तरफ आएगा। तो अगर ये डिस्टेंस दोनों के बीच का बहुत क्लोज होता है ना, तब जो इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ई, ये ई कैसा होता है, कांस्टेंट हो जाता है। और जब ई हर एक जगह कांस्टेंट हो गया, एक जैसा हो गया, तो ऐसे ही फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र। क्लियर है बातें। अब देखिए कि इसमें एक समान विद्युतीय क्षेत्र में अब तुम ये जाने हो अभी तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग लिखते थे वो क्या लिखते थे, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते थे, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। अच्छा यहां से जरा सा ध्यान से देखो कि अगर हम क्यू नॉट को इधर लेके चले जाएं तो एफ इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है क्यू नॉट टाइम्स ई हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर किसी विद्युतीय क्षेत्र में, अगर किसी विद्युतीय क्षेत्र में हम किसी आवेश को रखेंगे तो उस पर बल लगेगा। अगर हम किसी आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे तो बल लगेगा, आवेश का भी कुछ ना कुछ मान होगा
और विद्युतीय क्षेत्र का भी कुछ ना कुछ मान होगा, दोनों मान को गुना करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। तो बल लगेगा, तो अब ये बल लगेगा तो इसको क्या करेगा, त्वरण इसमें उत्पन्न होगा, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन, कि किसी भी चीज में अगर हम बाहर से बल लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। तो आज इसी टॉपिक पर हम लोगों को क्या करना है, चर्चा करना है कि किसी भी एक समान विद्युतीय क्षेत्र में किसी आवेश की गति किस प्रकार से होती है। ठीक है, अब उस पर एक एक चीज का हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे आज। और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान लेक्चर है, ठीक ना, और बहुत ही मतलब जो आसान चीज है और आसानी से समझ में आएगा अगर थोड़ा बहुत आप 11th में पढ़े हुए हैं मोशन तब, ठीक ना। अब देखो कि भाई एक समान अगर विद्युतीय क्षेत्र है तो मैं तुमको क्या बोला हूं कि एक प्लेट लोगे जिस पे क्या रखोगे, पॉजिटिव चार्ज, है ना, एक प्लेट लोगे जिस पर रखोगे पॉजिटिव चार्ज, और एक प्लेट लोगे जिस पर रखोगे क्या, नेगेटिव चार्ज, और तब जो इसके बीच में तुम्हारा विद्युतीय क्षेत्र बनेगा वो कैसा विद्युतीय क्षेत्र होगा, एक समान विद्युतीय। मान लो थोड़ी देर के लिए ये कि तुम्हारा ये विद्युतीय क्षेत्र जो है वो कुछ ऐसा है, तुम्हारा ये विद्युतीय क्षेत्र जो है वो कुछ ऐसा है, ये एक समान विद्युतीय क्षेत्र है ई, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये अवे फ्रॉम द चार्ज है, इसका मतलब इधर कहीं ना कहीं एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होगा जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी ना किसी चार्ज के कारण ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा, और ये चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर इधर चार्ज को रखते तो नेगेटिव होता, है ना। क्यों कि पॉजिटिव चार्ज से जो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो बाहर के तरफ, और अगर इधर हम रखते -q तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या, अंदर के तरफ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है कि नहीं। अब मान लो कि अगर हम यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं प्लस स्मॉल q को, प्लस स्मॉल q को, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको क्या करेगा, धक्का लगाएगा, रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव जो है इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो किसी एक ही चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, या तो पॉजिटिव रखेंगे या तो नेगेटिव, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। समझ में आ रहा है बात। अब देखो कि ये पॉजिटिव जब इसको रिपेल करेगा भाई, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर के तरफ, बाहर की तरफ लगेगा कि नहीं। अब तुम देखो कि अभी तुम पढ़े हो कि ये जो फोर्स होगा F, ये F बराबर किसके बराबर में, QE के बराबर में। और न्यूटन का द्वितीय गति का नियम कहता है, न्यूटन का द्वितीय गति का नियम कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन कहता है, न्यूटन का द्वितीय गति का नियम कहता है क्या, कि भाई साहब जो F बराबर होता है वो कितना, ma के बराबर में। तो अगर मान लो, ये ना कहता है F बराबर ma। अब देखिए कि अगर मान लीजिए कि ये आवेशित कण जो प्लस q है इसका द्रव्यमान कितना है, m, तो अगर इसका द्रव्यमान m है तो आप ये बताइए कि इस f को हम ma लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये f किसके बराबर में है भाई साहब, तो QE के बराबर में है। कोई दिक्कत है इसमें। अब एक बात बताओ कि अगर हम यहाँ से त्वरण का मान निकालें तो a बराबर कितना हो जाएगा, QE बट्टा m हो जाएगा कि नहीं। ये त्वरण का मान कितना, QE बट्टा m। लेकिन ध्यान देना कि अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तब जो ये बल लगा है ये विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही लगा है। अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तब जो ये बल लगा है वो किधर लगा है, विद्युत क्षेत्र के दिशा में। अगर भाई साहब यहाँ पर हम दूसरे केस में कि इसी विद्युतीय क्षेत्र में, इसी विद्युतीय क्षेत्र E में हम अगर किसी नेगेटिव चार्ज -q को रखते और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज +q होता जिसके कारण ये विद्युतीय क्षेत्र है, तो अब बताइए कि इस नेगेटिव -q को ये खींचेगा कि धकेलेगा, खींचेगा। तो भाई साहब इधर के तरफ, है ना। मान लीजिए कि ये भी बल अगर F है, इसका भी मास अगर m है, तो आप यहाँ पर ये बताइए कि यहाँ भी हम लोग F बराबर QE लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। F को हम लोग ma लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ma बराबर कितना होगा, QE के, और यहाँ से भी a बराबर कितना लगेगा, QE बट्टा m। देखो कि पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे एक्सीलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों ही केस में डायरेक्शन अलग अलग है। तो जब किसी विद्युतीय क्षेत्र में हम किसी धन आवेश को रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, तो इसका जो त्वरण होता है वो जिस दिशा में बल आरोपित होगा उसी दिशा में। क्योंकि न्यूटन का द्वितीय गति का नियम अगर तुमको याद होगा तो तुम ये सोच रहे होगे क्या कि कहता है क्या कि प्रत्येक, पहला गति का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु जो विराम में है वो विराम में ही रहेगी, जो गति में है वो गति में ही रहेगी। और दूसरे कब तक, जब तक उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाए। द्वितीय गति का नियम क्या कहता है भाई कि
जो बल होता है वो संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है, और यह परिवर्तन आरोपित बल के दिशा में ही होता है। यही पढ़े हुए हो। तो यह परिवर्तन जब आरोपित बल के दिशा में होता है, इसका मतलब त्वरण भी जो होगा वो जिधर बल होगा उधर ही होगा। क्यों कि आप ऐसे ही देखिए कि जो F बराबर आप ma लिखते हैं, इसमें फोर्स भी वेक्टर है और एक्सीलरेशन भी वेक्टर है। और मास के बारे में अगर बात करें तो मास कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो भाई साहब जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा? फोर्स का। तो फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब ये एक्सीलरेशन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। और यहां पर अगर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये एक्सीलरेशन भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? मैं क्या बोला भाई कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके लिए किसी ना किसी चार्ज का होना जरूरी है। अब इस चार्ज के बारे में अगर हम अनुमान लगाएं कि ये चार्ज कैसा होगा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जमा किया होगा, तो भाई साहब ये प्लस क्यू होगा। क्यों कि प्लस क्यू अगर इधर हम रखेंगे तो ये क्या करेगा? अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा। अब दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या किए कि किसी आवेश प्लस क्यू को रख दिए जिसका द्रव्यमान कितना है? m। तो अब जैसे इस पे रखे तो भाई साहब F बराबर क्यू तो पहले से पढ़े हुए हैं, फोर्स लगेगा इस पे क्यू के बराबर में। न्यूटन साहब क्या कहते हैं कि फोर्स लगेगा ma के बराबर में। तो अगर दोनों ये फोर्स ही है, दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर होना चाहिए। इसका मतलब जो QE होगा वो ma के बराबर में होगा। तो यहां से अगर आप एक्सीलरेशन निकालिएगा तो QE बाई m आएगा। अब देखो यहाँ पे चार्ज कितना था ये पता है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना है ये भी पता है हमको, और मास इसका कितना है ये भी पता है हमको। तो इसका एक्सीलरेशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। डायरेक्शन के बारे में दो बात हुई क्या कि अगर पॉजिटिव चार्ज रहे तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मोशन करेगा। क्यों कि ये पॉजिटिव इसको धक्का ही देगा, कभी खींच नहीं सकता। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मोशन करता है, और नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ही क्या करता है? मोशन करता है। अब इस बात को अगर आपको बोला जाए कंक्लूड करने के लिए, इसका कंक्लूजन कैसे लिखा जाए, तो भाई साहब कंक्लूजन इसका लिखने के लिए एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, और इसी में हम दोनों चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे रखते हैं प्लस क्यू को जिसका द्रव्यमान कितना है? m, और यहाँ पर रखते हैं माइनस क्यू को जिसका भी द्रव्यमान कितना है? m। अब बताइए कि इस पे फोर्स लगेगा इधर के तरफ और इस पे फोर्स लगेगा क्या? इधर के तरफ। तो यहाँ पे एक लाइन स्पष्ट रूप से यही याद रखना है क्या कि यही याद रखना है क्या कि धन आवेश पर, ठीक ना, पॉजिटिव आवेश पर, ठीक ना, धन आवेश पर हमेशा हमेशा विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही बल आरोपित होती है। विद्युत क्षेत्र के दिशा में बल आरोपित होती है, दिशा में बल आरोपित होती है, ठीक है, बल आरोपित होती है, तथा बल आरोपित होती है तथा क्या? तो तथा नेगेटिव चार्ज पर, तथा नेगेटिव आवेश पर, तथा नेगेटिव आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल आरोपित होती है। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल आरोपित होती है। अब देखो इसमें कि क्या कह रहा है भाई कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएगा, ठीक ना, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा। ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है और ये फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब आप ये जानते हैं कि अगर ये फोर्स लग रहा है तो चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, F बराबर कितना लगेगा? QE के बराबर में। क्यों कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आप डेफिनेशन ही कभी पढ़े थे कि भाई E इक्वल टू कितना होगा? F अपॉन Q। ये ना पढ़े थे? Q टेस्ट चार्ज रहे, टेस्ट चार्ज कैसा भी रह सकता है, सोर्स के अकॉर्डिंग हम बहुत छोटा चार्ज मानते थे, यही बात है। अब यहीं से देखो कि यहीं से निकल के आया F बराबर क्या? QE। तो ये तो हमेशा ही सही होना चाहिए कि F बराबर कितना होगा? QE होगा। अब इसमें न्यूटन साहब अपना कहे कि भाई अगर ये बल लगेगा इस आवेश पर तो बल लगेगा, इसका मतलब इसमें त्वरण भी उत्पन्न होगी। अगर बल लगेगा तो इसमें त्वरण भी उत्पन्न होगी। और न्यूटन ने अपने लॉ में क्या कहा था कि जो त्वरण उत्पन्न होती है वो कितनी त्वरण उत्पन्न होती है? तो त्वरण जो उत्पन्न होती है वो कितना? तो त्वरण जो उत्पन्न होती है वो कितना त्वरण उत्पन्न होती है?
तो त्वरण उत्पन्न होती है कितना, F/m के बराबर में, है ना। तो न्यूटन का द्वितीय गति का नियम क्या कहता है, तो न्यूटन का जो द्वितीय गति का नियम कहता है, ठीक ना, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से, द्वितीय गति का नियम, न्यूटन का जो द्वितीय गति का नियम है वो द्वितीय गति का नियम क्या कहता है भाई, न्यूटन का द्वितीय गति का नियम कहता है कि जो F बराबर होगा वो F बराबर कितना होगा, ma के बराबर में। और अगर आप यहां से a बराबर लिखना चाहें तो a बराबर कितना होगा, F/m होगा कि नहीं। अब देखो कि वहां से F का वैल्यू अगर तुम इसमें रख दोगे, अगर यहां से तुम F का वैल्यू इसमें रख दोगे तो a बराबर कितना लिखोगे, F के जगह पर कितना QE और नीचे में क्या m, जहां पर m जो है वो क्या है, आवेश का द्रव्यमान है ना। कौन सा ये तीर, हाँ हाँ विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये दिखा रहे हैं डायरेक्शन को, इसके बारे में अभी पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में भी पढ़ना है। बस अभी ये मान लो कि विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पर भाई m के बारे में क्या कह रहा है कि m जो है वो क्या है, m जो है वो आवेश का क्या है, द्रव्यमान है, आवेश का द्रव्यमान है। ये चीज इतनी समझ में आए कि एक्सीलरेशन कितना, QE/m, हमेशा ही Q क्या है, चार्ज कौन सा रखे, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और M क्या है, आवेश का द्रव्यमान है। तो इसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो कितना, QE/m के बराबर में। कहां से लिखे, तो एक विद्युत क्षेत्र का परिभाषा और दूसरा क्या, न्यूटन का द्वितीय गति का नियम, इस दोनों को जब मिलाए तो हमारे पास त्वरण निकल के आया कितना, QE/m। अब कोई आदमी पूछे कि भाई ये त्वरण का दिशा क्या होगा, तो अगर धन आवेश है तो ये त्वरण हमेशा विद्युत क्षेत्र के दिशा में होगी, और अगर ऋण आवेश है तो हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। ये इतना ही कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है बात। अच्छा ये भी जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अच्छा आता है, हम ही को बुला गया था, है ना। पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो भाई अभी तुमको बोले थे क्या कि अगर एक समान विद्युतीय क्षेत्र बनाना है, सुनो जरा सा ध्यान से, कि अगर एक समान विद्युतीय क्षेत्र बनाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, दो प्लेट लेना होगा, और इस दोनों प्लेट में, सुनिएगा ध्यान से, इस दोनों प्लेट में आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक पर आपको पॉजिटिव चार्ज रखना होगा, तो दूसरे पे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा, दूसरे पे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज। तब जो इसमें विद्युत क्षेत्र बनेगा वो विद्युत क्षेत्र आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, विद्युत क्षेत्र जो दिखेगा आपको वो कुछ इस तरह से दिखेगा, जो पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव के तरफ होगा, जो पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव के तरफ होगा। अब देखिए सुनिए, मान लीजिए क्या कि ये जो आपने प्लेट बनाया है, इस प्लेट का जो लंबाई है वो कितना है, L, और इस दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी है उस दूरी को मान लीजिए कितना, D, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग क्या लगाइएगा, तो यहाँ पर हेडिंग आप लगा लीजिएगा, यहाँ लिख दे कोने में लिख दें, चलो यहाँ पर कोने में लिख देते हैं क्या, कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में आवेश की गति, अब देखो जरा सा ध्यान से कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में आवेश की गति। अब क्या कह रहा है तुमको कि एक विद्युतीय क्षेत्र हम बनाए, ये एक समान विद्युतीय क्षेत्र है, इस एक समान विद्युतीय क्षेत्र में जो प्लेट है उसका लंबाई कितना है, L, और दोनों प्लेट के बीच की दूरी है कितने, D। अब कहेगा क्या कि हम इसमें बेटा एक पॉजिटिव चार्ज प्लस Q को हम ठीक बीच में रख दिए, या कहीं भी रख दिए, ठीक है ना, कहीं भी रख दिए, और इसका जो वेलोसिटी यहाँ पे है वो वेलोसिटी हम कुछ इसको दे दिए V0। मतलब ये सामने इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज को मुट्ठी में पकड़े और V0 स्पीड से क्या किए, इसके अंदर हम फेंके। अब जब फेंकेंगे तो ये देखो, ये पॉजिटिव वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये नेगेटिव वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अगर मान लो कि इस पे अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता, तो इसको सीधे ऐसे चले जाना चाहिए था, कि नहीं चले जाना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, तो इसको पॉजिटिव वाला धक्का देगा और नेगेटिव वाला इसको क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। तो जब पॉजिटिव वाला इसको धक्का देगा, नेगेटिव वाला इसको खींचेगा, तो भाई इसका जो रास्ता होगा, ये रास्ता इसका क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा, इसका रास्ता क्या हो जाएगा, कुछ होगा ना। ये पॉजिटिव वाला इसको रिपेल कर रहा है
और नेगेटिव वाला इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, और इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है, तो आगे तो जाएगा, लेकिन साथ साथ में इस पॉजिटिव नेगेटिव के इफेक्ट के कारण ये क्या होगा, धीरे धीरे नेगेटिव की तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव से क्या होगा, रिपेल हो जाएगा। बोलो हाँ, अभी नहीं होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, ठीक ना। वो जब मैग्नेटिक फील्ड पर होगे तो वहां पे देखोगे, जब दोनों रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पे वो वेव के जैसे चलता है ऐसे, ठीक ना। अभी नहीं, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में है, अभी खाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज है, ये मूविंग चार्ज नहीं है, वहां पे मूविंग चार्ज रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपसे सवाल ये पूछ देगा कि अगर मान लो कि यहां से यहां तक का ये डिस्प्लेसमेंट है y, अगर तुमसे पूछ दे कि यहां से यहां तक का ये डिस्प्लेसमेंट है y, तो बताओ कि y कितना होगा, ठीक ना। बताओ कि y कितना होगा। तो देखो यहां पर तुम दो डायरेक्शन मान सकते हो, इस डायरेक्शन को मानो x डायरेक्शन और इस डायरेक्शन को मानो क्या, y डायरेक्शन, कोऑर्डिनेट एक्सिस में ऐसे ही। अब अगर आप प्रोजेक्टाइल पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि एक समय में मोशन का हम लोग एक ही डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, या तो x डायरेक्शन को या तो y डायरेक्शन। तो जरा सा अगर बात किया जाए x डायरेक्शन का भाई, जरा सा अगर बात किया जाए x डायरेक्शन में, तो ये बताओ कि x डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है ux, वो कितना है, v नॉट के बराबर में, है ना। और अगर बात किया जाए y डायरेक्शन में, तो भाई साहब ये बताओ कि अगर y डायरेक्शन में, y दिशा में हम लोग बात करें, तो यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, क्योंकि ऊपर नीचे तो बॉडी फेंका नहीं जा रहा है। दूसरी चीज ये देखिए कि अगर हम बात करें एक्सीलरेशन का ax का, तो x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना, 0, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, बस v नॉट कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो जब वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा है तो भाई एक्सीलरेशन किस बात की। अच्छा, दूसरी चीज कि अगर y डायरेक्शन में आप बात करिए ay का, तो ay क्या 0 होगा, नहीं होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे नीचे के तरफ फोर्स लगा रहा है, ये नेगेटिव चार्ज भी इस पे फोर्स लगा रहा है। तो आपको अभी बताए थे क्या कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में तुम किसी प्लस क्यू को रखते हो, तो ये जो होता है एक्सीलरेशन, ये कितना होता है, क्यू ई बाई एम के बराबर में। तो ये एक्सीलरेशन किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और नीचे के तरफ लग रहा है, तो नीचे के तरफ लग रहा है, तो इस एक्सीलरेशन को तुम क्या मानोगे, माइनस में। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता और ये चार्ज पॉजिटिव होता, बदल देते, तो ऊपर की तरफ लगता, तो ऊपर की तरफ लगता तो उसको लेते पॉजिटिव में, है ना। तो अगर यहाँ पर आप ए वाई का बात करेंगे, तो ए वाई कितना होगा, माइनस क्यू ई बाई एम के बराबर में। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि मीन पोजीशन से नेगेटिव डायरेक्शन में ये चल रहा है, ठीक है। इतना बात क्लियर। अच्छा, अगर इतना बात क्लियर है तो भाई साहब ये बताओ कि अगर यहाँ पर यूएक्स और ये पता है, तो अगर तुमसे पूछा जाए, कोई आदमी पूछे कि यहाँ पर तुमको टाइम कितना लगेगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा, तो ये टाइम तुम कैसे निकालोगे। तो देखो, जहां पर तुमको डाटा मिल रहा हो, जहां पर तुमको डाटा मिल रहा हो, वहां वाले डाटे का क्या करो, तुम यूज कर लो। तो टाइम निकालने के लिए देखो, तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है एक क्या, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहां पर भी यही फॉर्मूला तुम S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। अब तुम दोनों में देखो कि तुम्हारे साथ क्या क्या चीज तुमको मिल रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में एक चीज और देखो कि जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, अगर बात करें एस एक्स का, तो ये एस एक्स कितना के बराबर में है, एल के बराबर में है। अगर तुम बात करो इनिशियल वेलोसिटी यू का, तो वो कितना है, टाइम को मान लो कि टी टाइम है, प्लस 1/2, हाँ अच्छा, यू एक्स वी नॉट है ना, ठीक है। देखिए यू एक्स कितना है, वी नॉट के बराबर में, और इंटू कितना, टी प्लस 1/2, ए कितना है इसमें, तो ए है कितना भाई, 0 इंटू टी का स्क्वायर, ये पूरा कितना हो जाएगा। यहाँ से देखो कि टी बराबर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, एल अपॉन वी नॉट, वी नॉट को इधर लेके आ गए। तो यहाँ से टाइम जब मिल गया तुमको एल अपॉन वी नॉट, तो इस टाइम का तुम यूटिलाइज उसमें कर लो। अब देखो कि वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल का, तो पहले था यहाँ पे, अब पहुंच गया कहाँ, यहाँ पे, और यही डिस्प्लेसमेंट तो वाई हमको निकालना है। तो अगर वाई में तुम डिस्प्लेसमेंट का बात करो, तो एस बराबर कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू यू वाई कितना है, 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए के जगह पर कितना लिखोगे, माइनस क्यू ई बट्टा एम इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, एक बात आप बताइए कि जितने देर में ये पार्टिकल यहाँ से नीचे आया है,
वही टाइम तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में भी लगा होगा। तो अगर L डिस्टेंस कवर करने में इसको L/V0 टाइम लगा है, तो यहाँ से Y डिस्टेंस नीचे आने में भी तो इसको इतना ही टाइम लगा होगा कि नहीं? अरे यार एक ही चीज यहाँ से फेंके, अब यहाँ से फेंके तो ये वहां जाके नीचे गिरेगा। तो जितना देर में ये यहाँ से वहां तक आगे बढ़ा है, उतना ही देर में ये यहाँ से यहाँ तक नीचे भी तो आया है। तो यहाँ से आगे तक जाने में चाहे नीचे तक आने में जो टाइम लग रहा है इस पार्टिकल को, क्या बराबर। समझ में आ रहा है बात? अगर तुम छक्का मारते हो तो बॉल हाईएस्ट ऊंचाई तक जाने में उसको जितना टाइम लगा है, उतना ही दूर तो ये आगे भी बढ़ा है फील्डर तक। बात समझ में आ रहा है? तो टाइम जितना हॉरिजॉन्टल कवर करने में लगेगा, उतना ही वर्टिकल नीचे भी आने में। तो इसका मतलब इस T² के जगह पर हम लोग L/V0 का स्क्वायर रख देंगे कि नहीं रख देंगे? अब देखो कि ये पूरा टर्म कितना हो गया, 0, और यहाँ से आपको मिल गया y बराबर कितना, y बराबर आपको मिल गया कितना, माइनस QEL², ठीक ना। और नीचे कितना हो जाएगा, बाई 2mV0 का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये पूरी की पूरी कहानी जो है तो यहाँ से आपको y डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दिया। आप देखो यहाँ से कि तुमको L का वैल्यू पहले से पता था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा ये पता था, आपको L दिया हुआ है, इसका लंबाई, चार्ज दिया हुआ है, मास पता है, और कितने वेलोसिटी से फेंके ये पता है, तो y डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? मान लो कि तुमको टाइम दे ही दिया रहता कि 1 सेकंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना नीचे आएगा, तो कितना नीचे आएगा, यहाँ टाइम की जगह 1 सेकंड रख देते, काम हो जाता है ना। लेकिन अगर पूछे कि कितना देर में ये पार कर जाएगा यहाँ पर, है ना, कितना देर में ये पार कर जाएगा यहाँ पर, तो ये y इक्वल टू जो है तो हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। और ये डिस्प्लेसमेंट जब निकलेगा तो यही पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट y में। अब देखो एक चीज यहाँ से और पूछा जा सकता है क्या, कि यहाँ पर देखो कि 2 कंपोनेंट है, एक तो आगे आ रहा है और दूसरा कहाँ आ रहा है, नीचे। तो अगर आपसे पूछे कि ये एंगल थीटा कितना है, अगर आपसे पूछे कि ये एंगल थीटा कितना है, देखो पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल के जैसे, तो अब देखो इसको हम बाहर निकालते हैं। बाहर में तुम देखो कि एक चीज तुमको ये दिख रहा है जो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन है, और एक चीज ये तुमको दिख रहा है वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, है ना, कि x में आगे जा रहा है बॉडी और y में किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो अगर इस दोनों के रिजल्टेंट का बात करो तो यही रिजल्टेंट तो ये बॉडी पे भी लग रहा है। और ये v से अगर vx का ये डायरेक्शन तुमसे कोई आदमी पूछे तो ये देखो कि इस vy को तुम तोड़ करके यहाँ देखो, ये था तुम्हारा क्या vx, ये था क्या तुम्हारा vy, और ये था क्या तुम्हारा नेट v, है ना, और यही एंगल था क्या, थीटा। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्या कि इस vy को उठा करके यहाँ से यहाँ पे लगा दिए, ये भी vy ही होगा कि नहीं होगा? कोई भी वेक्टर को पैरेलली आप शिफ्ट कर दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस ट्रायंगल में आप देखिए कि इस ट्रायंगल में जब आप tan थीटा लिखेंगे तो tan थीटा क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि vy अपॉन कितना, vx। अब वेलोसिटी इन y डायरेक्शन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जब दोनों निकल जाएगा तो tan थीटा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? यही 2 क्वेश्चन जो है तो यहाँ से बनता है मोशन का। समझ में आया बात? एक क्वेश्चन ऐसे ही। अब देखो कि इसी पर 2 चीज को और ध्यान में देना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, सुनो ध्यान से सुनना, कि इस पे जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है कितना, F इक्वल टू QE के बराबर में। अब तुम देखो कि ये चार्ज जितना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, कह दिया कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र है, मतलब विद्युतीय क्षेत्र बदल नहीं रहा है। अब तुम जितना चार्ज को बढ़ाओगे फोर्स उतना बढ़ेगा, जितना तुम चार्ज को बढ़ाओगे फोर्स उतना क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, फोर्स जितना बढ़ेगा एक्सीलरेशन उतना क्या होगा, बढ़ेगा। फोर्स जितना बढ़ेगा उतना ही एक्सीलरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ देखो ये QE यही तो लिखते थे, F/m ही ना लिखते थे इसको, है ना। तो फोर्स जितना तुम्हारा बढ़ेगा उतना एक्सीलरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जो जितना हैवी चार्ज होगा वो उतना तेज एक्सीलरेट करेगा। तो उतना जितना तेज कोई एक्सीलरेट करेगा उसमें डिफ्लेक्शन भी जो है, उसमें जो परावर्तन भी है, परिवर्तन y में उतना ही अधिक होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो जितना तेज भागेगा यार वो उतना ही तो अधिक डिस्प्लेस्ड होगा ना, वो उतना ही अधिक विस्थापित होगा ना। तो अगर ये विस्थापन y तुमसे पूछा जाए कि किसी छोटे चार्ज का विस्थापन अधिक होगा कि बड़े चार्ज का विस्थापन अधिक होगा, तो पहले ये डिसाइड करो कि त्वरण किसका अधिक है, छोटे चार्ज का कि बड़े चार्ज का। तो अगर छोटा चार्ज है तो बल कम लग रहा है, तो बल कम लग रहा है इसका मतलब उसका त्वरण भी क्या है, कम है। और अगर बड़ा चार्ज है तो उस पर बल अधिक लग रहा है, इसका मतलब उसका जो त्वरण है वो भी क्या है, अधिक। अब जो जितना कम त्वरण से जाएगा, मान लो हम धीरे 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 एक्सीलरेट हो रहे हैं और एक्सीडेंट किए,
तो एक्सीडेंट किए तो नुकसान कम होगा कि ज्यादा होगा? और अगर हम बहुत तूफान में आ रहे हैं और तब हम एक्सीडेंट किए तो नुकसान ज्यादा होगा कि कम होगा? मान ले वैसे ही मान ले कि कोई चार्ज धीरे धीरे चल रहा है और अचानक उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो डिस्प्लेसमेंट अगर कम त्वरण रहेगा तो कम डिस्प्लेसमेंट होगा। कम कस के धक्का मारोगे तो थोड़ा सा इधर से उधर होगे। लेकिन अगर बहुत तेज गाड़ी आ रही है और एकदम मारा धक्का, एकदम उड़ा के 200 मीटर दूर गया आदमी, ये ना होता है। तो जितना कम एक्सीलरेटेड रहेगा विस्थापन उतना ही कम होगा, और जितना अधिक एक्सीलरेटेड रहता है विस्थापन उतना ही अधिक होता है। बात समझ में आ रहा है बात? तो त्वरण अधिक किसका? जो बड़ा चार्ज रहेगा उसका त्वरण क्या? अधिक। और जो छोटा चार्ज रहेगा उसका त्वरण क्या? कम। तो देखो एनसीईआरटी एक क्वेश्चन बनाती है कैसे, एनसीईआरटी एक क्वेश्चन बनाती है कैसे, वो कहती है क्या कि ये ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बना हुआ, ऐसे ही पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसमें कह रहा है क्या कि 3 चार्ज पार्टिकल को फेंका गया। 3 चार्ज पार्टिकल को फेंका गया कैसे? तो एक चार्ज का कह रहा है कि ये है मोशन, एक चार्ज का कह रहा है क्या कि ये है मोशन, और एक दूसरे चार्ज का कह रहा है क्या कि ये है मोशन। कह रहा है कि ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये तीसरा चार्ज है। एनसीईआरटी में देखना ऐसा कुछ डायग्राम मिलेगा तुमको। कह रहा है क्या कि बताओ कि ये जो 1, 2 और 3 चार्ज है, ये 1, 2 और 3 चार्ज का साइन क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? तो सबसे पहले आप देखिए कि ये दोनों को पॉजिटिव वाला अपने तरफ खींच रहा है और नेगेटिव वाला क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। तो जो खींच रहा है इसका मतलब इसका अपोजिट ये होगा। तो अपोजिट ये होगा, तो ये पॉजिटिव है, तो ये कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। मतलब पहला और दूसरा जो है भाई, ये कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और तीसरा वाला चार्ज को तुम देखो कि नेगेटिव वाला खींच रहा है, नेगेटिव वाला खींच रहा है, मतलब ये कैसा चार्ज होगा? अच्छा, एक बात और कि इसमें क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट किसका सबसे ज्यादा है? कह रहा है कि इस तीनों चार्ज में बताइए कि सबसे हैवी चार्ज कौन सा है, सबसे बड़ा चार्ज कौन सा है मैग्नीट्यूड में। तो अभी बोला क्या कि जिसका डिस्प्लेसमेंट तुमको सबसे अधिक दिखे वो चार्ज क्या होगा? अधिक एक्सीलरेट हुआ होगा। और अधिक एक्सीलरेट होने का मतलब क्या कि वो चार्ज उतना ही अधिक बड़ा होगा। अब देखो कि इसमें देखो इस सब का थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? बहुत ज्यादा। तो जो थर्ड चार्ज है तुम्हारा, जो थर्ड चार्ज है वो क्या है? हैवियर है, बहुत भारी है, हैवियर देन किसके? 1 और 2 के। पहले और दूसरे चार्ज की अपेक्षा जो तीसरा चार्ज है वो क्या है? सबसे हैवी चार्ज है, सबसे मजबूत चार्ज है, सबसे बड़ा चार्ज है। क्यों? कि अभी मैं बोला आपको क्या कि यहां देखिए कि चार्ज छोटा मतलब फोर्स छोटा, चार्ज बड़ा मतलब फोर्स बड़ा, और फोर्स छोटा का मतलब एक्सीलरेशन क्या? छोटा। क्यों? कि इसका मास तो फिक्स है। अब अगर F इक्वल टू तुम ma लिखोगे, यहां से देखो कि अगर तुम यहां पर मान लो कि F इक्वल टू ma लिखोगे तो मास तो कांस्टेंट है तुम्हारा, मास तो इसका जो फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया, अब इसका मास बदलेगा नहीं। और दूसरा चार्ज तुम क्या पढ़ रहे हो कि F बराबर क्या होता है? QE, और यहाँ पर E कह रहा है तुमको क्या कि ये E फिक्स है, E बदलेगा नहीं। इसका मतलब कि जितना तुम चार्ज को बढ़ाओगे तुम्हारा फोर्स उतना ही क्या होगा? और फोर्स जितना तुम्हारा बढ़ेगा एक्सीलरेशन उतना ही क्या होगा? बढ़ेगा, है ना? एक्सीलरेशन उतना ही क्या होगा? बढ़ेगा। अब देखिए आप चार्ज को जितना घटाइएगा फोर्स उतना क्या होगा? घटेगा। और फोर्स जितना घटेगा एक्सीलरेशन भी क्या होगा? उतना घटेगा। तो भाई सीधा सीधा बात है कि चार्ज के बढ़ने से एक्सीलरेशन बढ़ रहा है और चार्ज के घटने से एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? अब आप ये बात जानते हैं कि जिसका एक्सीलरेशन जितना कम होगा उसका डेविएशन उतना ही कम होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसका एक्सीलरेशन जितना कम होगा उसका डेविएशन उतना ही क्या होगा? कम होगा। अब देखो कि यहां पर देखो ये QE को जो तुम लिखते थे वो F लिखते थे कि नहीं लिखते थे? अब तुम ध्यान से देखो कि इस QE बाई M को एक लाइन में देखो, इस QE बाई M को तुम देखो कि इस QE बाई M को जो है सो एक साथ में A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। तो भाई यहां देखो कि y बराबर -AL² बाई 2V0 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अब यहां ध्यान से देखो, लेंथ इसका कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी इसका जितने से हम फेंके थे वो कांस्टेंट। तो जब लेंथ और वेलोसिटी कांस्टेंट है, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a है कि नहीं है? एक्सीलरेशन जितना अधिक रहेगा डिस्प्लेसमेंट उतना अधिक होगा, एक्सीलरेशन जितना कम रहेगा डिस्प्लेसमेंट उतना कम होगा। अब यहीं से आप इस बात को रिलेट करके देखिए कि जितना चार्ज बढ़ाएंगे उतना एक्सीलरेशन बढ़ेगा।
तो चार्ज बढ़ाने से एक्सीलरेशन बढ़ेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। अगर चार्ज को हम घटाएंगे तो एक्सीलरेशन घटेगा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, घटेगा। तो इसको अगर आप कंक्लूड करके लिखना चाहें तो सीधे सीधे देखिए भाई साहब क्या बोला मैंने कि Q को बढ़ाइएगा तो F बराबर जो QE होता है ये भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। और यहां से जब आप ये F इक्वल टू QE को बढ़ा रहे थे तो एक्सीलरेशन भी आपका क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। एक्सीलरेशन को जब बढ़ा रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आप चार्ज को घटा रहे हैं तो चार्ज को घटा रहे हैं, इसका मतलब F क्या हो रहा है, घट रहा है। F घट रहा है भाई, इसका मतलब एक्सीलरेशन भी क्या हो रहा है, और एक्सीलरेशन घट रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है। तो अगर कहीं भी डायग्राम दे दे और आपको बोले क्या कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपसे कहे कि बताओ ये पहला वाला चार्ज है, ये पहला वाला चार्ज है, इधर ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस पहले वाले चार्ज का जो है सो डिस्प्लेसमेंट है कुछ ऐसा, और दूसरा एक चार्ज दे दिया, कह रहा है कि उसका डिस्प्लेसमेंट है कुछ ऐसा। अब तुम बताओ कि पहले और दूसरे चार्ज में ज्यादा हैवी चार्ज कौन सा है, पहला वाला ज्यादा हैवी है, क्योंकि चार्ज से जो डिस्प्लेसमेंट है इसका ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, कम डिस्प्लेसमेंट है। यही चीज एक कॉन्सेप्ट है कि जो जितना बड़ा चार्ज होगा उसका डिस्प्लेसमेंट उतना अधिक होगा, जो जितना छोटा चार्ज होगा उसका डिस्प्लेसमेंट उतना कम होगा। समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब देखिए कि जो लोग प्रोजेक्टाइल पढ़े हुए होंगे, हो गया आगे पीछे हो गया ना, बीच में पेज लग गया लग रहा है, देख लेंगे अरेंज करके, ठीक है। अच्छा देखिए, अब देखिए कि इसी में एक क्वेश्चन क्या पूछा, एक क्वेश्चन पूछा क्या कि ये जो है, सुनिए ध्यान से, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा क्या कि ये एक प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, इस दोनों पे चार्ज है कुछ ना कुछ, और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है इधर के तरफ ई, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनाएगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर है डी, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। यहां से एक चार्ज को, यहां से एक चार्ज को नहीं, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, चार्ज है, कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। अब इस नेगेटिवली चार्ज के बारे में क्या कहा कि इसको कुछ ना कुछ यू वेलोसिटी दे करके यहां से 37 डिग्री के एंगल पे फेंका गया, कुछ ना कुछ यू वेलोसिटी दे करके 37 डिग्री के एंगल पे फेंका गया। अब बताओ ये नेगेटिव है तो इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मान लो, चलो इसको इलेक्ट्रॉन ने इसको पॉजिटिव चार्ज ही बना देते हैं, कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो होगा, इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं, प्लस क्यू। अब देखो कि ये प्लस क्यू चार्ज को फेंका गया कितने डिग्री पे, 37 डिग्री पे। कह रहा है कि यू का मिनिमम मान ज्ञात करें, यू का न्यूनतम मान ज्ञात करें, जिस न्यूनतम मान से, न्यूनतम मान ज्ञात करें, ज्ञात करें कि वह, ज्ञात करें कि वह धन आवेशित, धन आवेशित, जो धन आवेशित प्लेट है, ठीक ना, धन आवेशित प्लेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, धन आवेशित सतह को छूकर वापस आ जाए, धन आवेशित सतह को छूकर वापस आ जाए, वापस आ जाए। अब देखो कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला इसको खींचना चाहेगा, हम इस पर बाहर से क्या किए, यू वेलोसिटी लगाए। अब ये क्या हो कि इतना मिनिमम वेलोसिटी से फेंका जाए कि इसको छुए और तब वापस आ जाए, है ना। तो छुए और तब वापस आ जाए मतलब इसको कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करना है वाई में, इसको पूरा का पूरा क्या डिस्टेंस कवर करना है, ये वाई में। तुमको याद होगा प्रोजेक्टाइल में कभी ये मैक्सिमम हाइट कहलाता है, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी तुमको याद होगा, कितना, यू स्क्वायर साइन थीटा बाय 2g। ये फॉर्मूला तो गलत लग रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब देखो कि इसको मैक्सिमम हाइट पर पहुंचना है ना, इसको क्या करना है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचना है। अब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, d। तो h मैक्स के जगह पर क्या रखोगे, d। यू स्क्वायर हमको निकालना ही है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 37 डिग्री रखोगे, 3/5 होता है, याद होगा ट्रायंगल, है ना। अब देखो बाई 2, और जी भाई साहब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वहां पे होता था, यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है नहीं, लेकिन इस चार्ज का तो एक्सीलरेशन तुमको पता है कि इस चार्ज पे कितना एक्सीलरेशन लगेगा,
क्यू ई बट्टा एम, लगेगा कि नहीं? तो यहाँ पर तुम इसका मान रख दोगे कितना, क्यू ई बट्टा एम, और इसी को जब तुम सॉल्व कर दोगे तो तुमको यू का मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? चल जाएगा कि नहीं? अगर सर इससे अधिक से फेंकेंगे तो अधिक से फेंकेंगे तो यहाँ टकराएगा तब वापस आएगा, तब कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये चार्ज यहाँ पे गई ऐसे वापस आ गई टकरा के। लेकिन हमको ऐसे फेंकना है ना, इतना धीरे से फेंकना है कि ये जाए यहाँ पे छुए और जस्ट वापस आ जाए। अगर उससे तेज फेंकेंगे तो क्या होगा, ठक से लगेगा, ठक से वापस आएगा, ये ना होने वाला है। लेकिन हमको इतना मिनिमम से फेंकना है कि वो जाए, इसको छुए और तब वापस आ जाए। तो जस्ट छूने के लिए अगर बात करें तो एच मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करवाना है, तो एच मैक्स में यहाँ से यू का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? यू का वैल्यू निकल गया, हो गया सेवा समाप्त। तो इस तरह से जो है इस टॉपिक पर क्वेश्चन देखो, ये बोर्ड के लिए बिल्कुल नहीं है, बोर्ड के लिए केवल ये 2 लाइन आपको याद रखना है, क्या कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, कितना फोर्स, क्यू ई के बराबर में। नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, कितना, उतना ही क्यू ई के बराबर में। दोनों का एक्सीलरेशन क्यू ई बाई एम ही होता है, दोनों का एक्सीलरेशन क्यू ई बाई एम ही होता है, क्यू ई बाई एम ही होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है तो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये सारा का सारा है क्या, कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट पर सवाल बनता है। बात समझ में आ रहा है बात? अगर दोनों डायरेक्शन का बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एक समय में आप केवल एक ही डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, या तो एक्स डायरेक्शन को या तो वाई डायरेक्शन को। कुछ डाटा एक्स डायरेक्शन में मान के मिल जाता है और कुछ डाटा वाई डायरेक्शन में मान के मिल जाता है। जब दोनों को मिला देते हैं तो सारा कुछ मिल जाता है जो निकालना होता है। यही प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट था, प्रोजेक्टाइल पर ढेर सारा हम लोग सवाल किए थे। अब बात आई क्या कि भाई साहब ये सारा इतना मैथमेटिकल चीज जो है ना, ये मैथमेटिकल चीज इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ फील नहीं आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो माइकल फैराडे साहब ने क्या किया, कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितना हम लोग ये थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, पेपर पे निकालते हैं, वो सराउंडिंग में अगर दिखने लग जाए तो इसका स्टडी क्या होगा, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो वहां से माइकल फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट लाया जिस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब सर चार्ज है तो चार्ज के अगल बगल में कोई चीज दिखता तो नहीं है, तो दिखता नहीं है तो हम कैसे माने, कैसे स्टडी करें, थोड़ा सा कठिन हो रहा है। अभी तक तुम देखो ना कि जितना भी कैलकुलेशन हम निकाले हैं उस कैलकुलेशन में कहीं पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फील आया है क्या? बस कैलकुलेशन कर रहे हैं, फॉर्मूला रट रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना। तो माइकल फैराडे साहब ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट लाया जिसको बोला क्या, विद्युत क्षेत्र रेखा। अब इस विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में इन्होंने क्या बोला कि यह एक काल्पनिक रेखा है, उस रेखा को भी क्या करना है, मान लेना है पेपर पर, ठीक ना। इन्होंने क्या कहा कि इस विद्युत क्षेत्र रेखा को जो है तो तुमको क्या करना है, मान लेना है खाली पेपर पर कि भाई ऐसा कुछ ना कुछ रेखा होता है। और ये क्या कहे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण चारों तरफ बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इन्होंने क्या किया, इसको वेक्टर से डिनोट करना शुरू किया, बाहर की तरफ वेक्टर। अब देखो थोड़ा दूर जाएंगे तो क्या होगा, परिमाण घट जाएगा तो थोड़ा छोटा वेक्टर, और दूर जाएंगे तो परिमाण घट जाएगा और छोटा वेक्टर, और दूर जाएंगे और छोटा वेक्टर, और दूर जाएंगे और छोटा वेक्टर। ऐसे इन्होंने दिखाया इसको, ऐसे इन्होंने क्या किया, इसको दिखाया चारों तरफ ऐसा ही करके कि बड़ा वेक्टर, छोटा वेक्टर, छोटा वेक्टर और छोटा वेक्टर। ये किसका करामात है, माइकल फैराडे का। फिर इसी व्यक्ति ने बाद में क्या कहा कि भाई ये वेक्टर वेक्टर की कहानी ना कुछ ज्यादा ही गंदा लग रहा है, बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है, और अनंत तक तुम जाओगे तो कहाँ वेक्टर बनाओगे, है ना। तो इन्होंने क्या कहा, तो फिर इन्होंने ही क्या कहा कि ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं प्लस क्यू, इस प्लस क्यू के कारण तुम बाहर के कारण सीधा सीधा लाइन बनाओ और ये लाइन को इन्फानाइट तक ले जाओ, और इसमें जो तुम तीव्रता का बात कर रहे हो कि यहाँ पर तीव्रता अधिक होगा, यहाँ पर तीव्रता कम होगा, तो तुम ये डिसाइड करो कि जहाँ पर रेखाएं नजदीक नजदीक में है वहां पर तीव्रता अधिक होगी। जैसे जैसे दूर जाओगे रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी और तीव्रता क्या होगी, घटती जाएगी। इस विद्युत क्षेत्र रेखा का कॉन्सेप्ट हम लोगों को अगले दिन डिटेल में पढ़ेंगे, जो कंप्लीट बहुत ही आसान लेक्चर और पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र रेखा पर ही ये लेक्चर होगा, और एक एक प्रॉपर्टी को जानेंगे, एक एक प्रॉपर्टीज को सीखेंगे। बेहद ही आसान पोर्शन है, बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन है, एक एक लाइन का कहानी सुनिएगा और समझिएगा। आज नहीं लग रहा था कि 11th का चीज सब पढ़ रहे हैं,
11वीं का चीज सब ये कुछ था नहीं, ये कोई टॉपिक नहीं है, बस एक डिस्कशन है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग चार्ज को रखेंगे तो उसके मोशन का एनालिसिस कैसे करेंगे, उस पर काम हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा पढ़िएगा अपने घर पे, सिस्टमेटिक बिल्कुल नहीं होने का प्रयास करिएगा, एक लाइन में याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेगा। क्यों चलेगा ये समझ में आ गया है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर फोर्स लगा तो कितना फोर्स लगा ये तो हमको निकालने आता है, क्यू ई। फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन होगा। अब ये एक्सीलरेशन कितना हुआ ये भी निकालने का हम लोग सीखे हैं अभी, है ना। एक्सीलरेशन होगा तो भाई साहब अगर प्लेट के बीच में रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, वो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाएगा ये भी सीखे हैं, है ना। और थीटा कैसे निकालेंगे ये भी सीखे हैं कि कितना एंगल पर डिस्प्लेसमेंट होगा, इतने देर के बाद कितना थीटा। तुमको याद होगा कि जब प्रोजेक्टाइल में बॉडी गिरता है तो यहाँ पे थीटा अलग, यहाँ पे थीटा अलग, यहाँ पे थीटा अलग। देखो ये थीटा 1 अगर बोलो, ये थीटा 2 बोलो, ये थीटा 3 बोलो, तो हर जगह थीटा का मान क्या होता जा रहा है, अलग अलग। तो हर जगह पर तुम क्या करोगे कि Vx निकालोगे, इधर Vy निकालोगे, है ना। Vx1 बोल दो और इसको Vy1 बोल दो। तो अगर यहाँ पर तुमको tan थीटा निकालना है तो tan थीटा में सीधे सीधे तुम क्या करो, Vy बाय Vx कर दो, परपेंडिकुलर बाय बेस, तुम्हारा थीटा क्या होता है, निकल जाता है। समझ में आ रहा है। ये कर्विलिनियर मोशन का बात था। 11th जिनका ठीक नहीं होगा उनको बाउंस किया होगा। समझ में आ रहा है बात। तो कोई बात नहीं है, बोर्ड के सिलेबस से बाहर की बात। बोर्ड के सिलेबस में बस 2 लाइन याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र के दिशा में गति कर रहा है मतलब धन आवेश, और विपरीत दिशा में गति कर रहा है मतलब ऋण आवेश। इतना पढ़ के आइएगा, और इतना पढ़ के आइएगा तो अगले दिन हम लोग जो बात करेंगे वो विद्युत क्षेत्र। हाँ जी, नोट करेंगे नहीं।